नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रेस फोर्जिंग के बारे में। प्रेस फोर्जिंग एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है जिसमें हम मटेरियल को दो डाइज के बीच में रखते हैं और उनको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट शेप प्रदान की जाती है मैकेनिकली या फिर हाइड्रोलिकली प्रेशर को अप्लाई करके। तो बात करते हैं कि प्रेस फोर्जिंग को कैसे किया जाता है, इसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और एप्लीकेशन क्या है, विस्तार से जानते हैं। प्रेस फोर्जिंग को अगर हम बात करें, इसको हम ओपन डाई फोर्जिंग भी कर सकते हैं इसकी मदद से और क्लोज्ड डाई फोर्जिंग भी कर सकते हैं। ओपन डाई में क्या होगा कि जो वर्क पीस है उसको एनक्लोज नहीं किया जाएगा, जबकि जो क्लोज्ड डाई फोर्जिंग होगी उसमें हम इसमें वर्क पीस को पूरी तरह से एनक्लोज कर देंगे। अगर इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग की बात करें, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि क्लोज्ड डाई फोर्जिंग में हमें जो फ्लैशेज होते हैं, जो वेस्ट होते हैं वो नहीं मिलते, लेकिन इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग जो होती है इसमें हमें थोड़ा सा जो वेस्टेज मटेरियल है वो मिल जाता है। तो प्रेस फोर्जिंग को हम क्लोज्ड इम्प्रेशन जो डाई होती हैं, जैसा कि हमने ड्रॉ फोर्जिंग में डिस्कस किया था, उसी तरह से इसको किया जाता है। तो पहले यह जान लेते हैं कि प्रेस फोर्जिंग और ड्रॉ फोर्जिंग के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। मेनली ड्रॉ फोर्जिंग में हम हैमर की मदद से ब्लो करते हैं, तकरीबन 4 या 5 ब्लो किए जाते हैं तब जाके हमें शेप मिलती है। मतलब कि एक सिंगल जो ब्लो होता है हैमर का, उससे हमें शेप नहीं मिलती, हमें नंबर ऑफ टाइम्स उसको ब्लो करना पड़ता है और इम्पैक्ट प्रेशर जो हैमर की मदद से अप्लाई किया जाता है। लेकिन जो प्रेस फोर्जिंग होती है इसमें हमें सिर्फ सिंगल स्ट्रोक, जो सिंगल वर्किंग स्ट्रोक होता है उसमें ही हमारी फोर्जिंग है वो कंप्लीट हो जाती है और जो प्रेशर होता है उसको ग्रेजुअली हम इंक्रीज करते हैं और वर्किंग स्ट्रोक के एंड में मैक्सिमम प्रेशर को अप्लाई किया जाता है। तो देख लेते हैं कि प्रेस फोर्जिंग को करने के लिए हमें दो टाइप की प्रेसेस की ज़रूरत होती है। एक होती है मैकेनिकल प्रेस और दूसरा होती है हाइड्रोलिक प्रेस। मैकेनिकल प्रेस या हाइड्रोलिक प्रेस जो हम यूज़ करते हैं उनकी जो कैपेसिटी रहती है वो 500 से 10,000 टन के बीच में वो हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो मैकेनिकल प्रेस होती है ये दो टाइप की होती है, स्क्रू टाइप भी हो सकती है और क्रैंक टाइप भी हो सकती है। जो स्क्रू टाइप होती है इसको हम सिर्फ ब्रास की फोर्जिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो मैकेनिकल प्रेस ये आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई लाइट वर्क के करना है। हैवी वर्क के केस में हम हाइड्रोलिक प्रेस का यूज़ करते हैं। मैकेनिकल प्रेस में अगर हम बात करें, इसमें जो मोटर की जो रोटेशन होती है उसको रैम की लीनियर मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। बाकी अरेंजमेंट एज इट इज़ देखें, इसमें एक अपर डाई होती है, लोअर डाई होती है। लोअर डाई फिक्स रहती है जो प्रेस बेड पर लगी होती है। जो अपर डाई होती है वो रेसिप्रोकेट करती है हमारी अप एंड डाउन। ये रैम है और ये रैम जो है वो रैम गाइड्स में वो स्लाइड करता है। ये कनेक्टिंग रोड होती है, ये फ्लाई व्हील होता है। उसके बाद जो हाइड्रोलिक प्रेस होती है, जैसा हमने बात की हैवी वर्क के लिए इसका यूज़ करते हैं। अरेंजमेंट देखें, एनविल है, लोअर डाई इसमें भी फिक्स रहती है। जो अपर डाई रैम के साथ अटैचमेंट में होती है वो अप एंड डाउन वो जा सकती है। और इसमें अरेंजमेंट क्या रहती है कि जो हाइड्रोलिक प्रेस होती है इसमें जो पिस्टन की हाइड्रोलिक जो मोशन होती है वो मूव करती है, हमारा जो रैम है उसको मूव किया जाता है। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर जो ये लिफ्टिंग सिलेंडर लगे हुए हैं, ये मेन सिलेंडर लगा हुआ है। जब हमें रैम को ऊपर की तरफ लेके जाना है तो यहाँ से फ्लूइड आएगा, वो फ्लूइड हमारे इन दोनों पिस्टन को ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा और ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा। जब पिस्टन को हमें डाउनवर्ड लेके आना है तो यहाँ से फ्लूइड को अप्लाई किया जाएगा, जिसका प्रेशर हमारा इन दोनों के प्रेशर से ज़्यादा होगा, तभी मेन सिलेंडर में जो फ्लूइड है वो प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, पिस्टन डाउन साइड आएगा और जो रैम और डाई उसके साथ कनेक्टेड है वो भी नीचे की तरफ आएंगे और प्रेशर को अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें वर्किंग होती है। और जैसा कि हम बात करें, जो मैकेनिकल प्रेस हम यूज़ करते हैं इसमें जो स्क्वीजिंग फोर्स होता है वो कम प्रोवाइड किया जाता है और इसको आसानी से ऑटोमेटिक भी इसको किया जा सकता है। और जो हाइड्रोलिक प्रेस हम यूज़ करते हैं इस केस में हम ज़्यादा स्क्वीजिंग फोर्स को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। अरेंजमेंट देखें, दोनों की मोस्टली सेम है, तो फ़र्क रहता है सिर्फ प्रेशर को अप्लाई करने का। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो मेटल बिलेट, जो हम रॉ मटेरियल इसमें यूज़ करते हैं, एक प्रकार से उसको मेटल बिलेट भी बोल सकते हैं, स्टोक भी बोला जाता है या फिर वर्कपीस भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्री हीटेड, क्योंकि और जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्रेस फोर्जिंग होती है इसको हम कोल्ड और हॉट दोनों कर सकते हैं। मतलब कि प्रेस फोर्जिंग से हम कोल्ड फोर्जिंग भी कर सकते हैं और हॉट फोर्जिंग भी इससे
की जा सकती है। तो जब हम हॉट फोर्जिंग करेंगे तो प्री हीट किया जाएगा मेटल बिलेट को, मतलब कि जो मेटल बिलेट है सबसे पहले उसको हम जो डाई है इसके ऊपर रखते हैं। और जो डाइज होती हैं हमारी, ये मेनली टूल स्टील की बनी होती हैं और इनको कहीं लुब्रिकेंट भी इनका किया जाता है। मतलब कि जो डाइज़ हैं इन दोनों को, अपर और जो लोअर डाई हैं, इनमें जो इम्प्रेशन बना होता है तो वहाँ पर लुब्रिकेंट को अप्लाई किया जाता है। मेनली जो लुब्रिकेंट हम यूज़ करते हैं या तो कोलाइडल ग्रेफाइट हो सकता है, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड का भी हम यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो लुब्रिकेंट है हम क्यों यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट को यूज़ करने का मेन कारण ये होता है कि हमारा जो मटेरियल है डिफॉर्मेशन के बाद वो अच्छी तरह से फ्लो करे, उसके बाद जो फ्रिक्शन है या जो डाई वियर है वो हमारा कम से कम हो, और जो लुब्रिकेंट हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली थर्मल बैरियर की तरह भी काम करता है, क्योंकि वो जो हीट हमारी ट्रांसफ़र होती है वर्कपीस से डाई की तरफ उसको वो रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर डाई की तरफ हीट जाएगी तो डाई हमारी वियर हो सकती है। इसके अलावा पार्टिंग कंपाउंड की तरह भी जो हमारा लुब्रिकेंट है वो काम करता है, ताकि जब हमारा जो वर्किंग स्ट्रोक है कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जब फोर्जिंग को हम रिमूव करते हैं तो वो डाई के साथ स्टिक न करे, तो इसलिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली जब हम कोइन बनाते हैं उस केस में सिर्फ लुब्रिकेंट का यूज़ नहीं करते, ये आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पर प्री हीटेड मेटल बिलेट को रखा, जब हम हॉट फोर्जिंग कर रहे हैं तो उसके बाद क्या है, जो अपर डाई है वो मूव करेगी हमारे लोअर डाई की तरफ, और जैसे जैसे वो मूव करती जाएगी, क्योंकि प्रेस फोर्जिंग में हम जो प्रेशर है वो ग्रेजुअली अप्लाई करते हैं, इम्पैक्ट प्रेशर अप्लाई नहीं करते जैसा कि ड्रॉप फोर्जिंग में करते हैं। तो ग्रेजुअली का मतलब है कि धीरे धीरे प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाएगा, और जब हम बिल्कुल एंड में आ जाएंगे वर्किंग स्ट्रोक के तो उस समय जो मैक्सिमम जो प्रेशर की जो रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई किया जाएगा। मतलब कि एट द एंड ऑफ वर्किंग स्ट्रोक मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई किया जाता है। उसके बाद प्रेस फोर्जिंग के केस में हमारा जो डिफॉर्मेशन होता है वर्कपीस का वो कंप्लीट डिफॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं उसको हम आवश्यकता अनुसार जो कंप्रेशन रेट रहता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप जो मेटल बिलेट या स्ट्रोक का जो इंटरनल स्ट्रेन है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हमें इसमें कंप्लीट डिफॉर्मेशन मिलता है। जो अंदर का पार्ट है उसमें भी हमारा डिफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। ड्रॉप फोर्जिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ड्रॉप फोर्जिंग के केस में जो मेटल बिलेट स्ट्रोक या जो वर्कपीस होता है उसका जो अपर सरफेस है जो हैमर और एनविल के साथ कांटेक्ट में रहता है, सिर्फ वहीं पे ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता है, अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होता। तो कंप्लीट डिफॉर्मेशन हमारा प्रेस फोर्जिंग के अंदर होता है। तो इस प्रकार से हमारी जो वर्किंग है इसमें होती है। कंप्लीट ऑपरेशन होने के बाद फिर वापस हम जो रैम को ऊपर उठा लेंगे और वर्क पीस को हम जो है फाइनल जो फोर्जिंग है उसको रिमूव कर लेंगे। और प्रेस फोर्जिंग के केस में हमारी जो फोर्जिंग होती है उस पर बिल्कुल क्लियर इंप्रेशन बनते हैं जो हमें चाहिए। अब बात करते हैं कि जो प्रेस फोर्जिंग हम करते हैं इसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। एडवांटेज की अगर हम बात करें, जो स्क्वीजिंग ऑफ मेटल होती है डाई कैविटी में वो स्लोली होती है, धीरे धीरे होती है, और स्क्वीजिंग धीरे धीरे होने का कारण है कि इसमें हमें जो मटेरियल होता है मटेरियल में यूनिफॉर्मली डिफॉर्मेशन होती है थ्रू आउट जो उसकी लेंथ होती है, और जिससे हमें बढ़िया प्रोडक्ट मिल जाता है। सरफेस ऑफ प्रोड्यूस्ड फोर्जिंग, जो सरफेस हमें मिलता है वो काफ़ी, जैसे हमने बात की कि क्लियर इंप्रेशन इसमें हमें मिलता है, तो सरफेस जो हमें मिलता है फोर्जिंग का वो काफ़ी स्मूथ होता है। टॉलरेंस काफ़ी क्लोज इसमें रखी जाती हैं, तकरीबन 0.01 से 0.2 इंच तक रहती हैं, क्लोज टॉलरेंस रहती है, और जिससे हमारा जो ग्रेटर परसेंटेज होता है वर्क का वो यूज़ होता है वर्क पीस में। ड्रॉप फोर्जिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ड्रॉप फोर्जिंग के केस में क्या होता है कि जो ज़्यादातर हम वर्क करते हैं वो मशीन और फाउंडेशन के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है, और वहाँ पे कुछ फ्लैशेस भी हमारे बन जाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्लोज टॉलरेंस नहीं होती। ड्राफ्ट एंगल जो हम यूज़ करते हैं प्रेस फोर्जिंग में वो ड्रॉप फोर्जिंग के मुकाबले कम रखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम कॉम्प्लिकेटेड शेप भी इसमें बना सकते हैं बेटर डायमेंशनल एक्यूरेसी के साथ। और आप याद रखें कॉपर अलॉय की जो फोर्जिंग हम बनाते हैं उस केस में हमारा स्टील के मुकाबले ड्राफ्ट एंगल कम रहता है।
उसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड शेप इसमें बनाई जा सकती हैं डायमेंशनल एक्यूरेसी के साथ, और जो डिफॉर्म होता है मेटल या जो स्ट्रोक है वो कम्प्लीटली डिफॉर्म होता है, जैसा हमने बात की, क्योंकि इसमें ग्रेजुअली प्रेशर हम अप्लाई करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, और फाइनली स्ट्रोक के एंड में मैक्सिमम प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, और इसमें हम इंटरनल स्ट्रेन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी साइज़ और शेप को हम इसमें आसानी से बना सकते हैं, और ये जो प्रोसेस है इकोनॉमिकल होती है। जब हम हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन करते हैं तो ये इकोनॉमिकल होती है हमारे लिए। और इसमें एक चीज़ हमें जो याद रखनी है, जब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं, डिसएडवांटेज में क्या है कि इसकी जो इनिशियल कैपिटल जो कॉस्ट होती है प्रेस फोर्जिंग में, ड्रॉप फोर्जिंग के मुकाबले वो ज़्यादा होती है, और जो मेटल बिलेट या जो स्ट्रोक होता है हमारा, वो बहुत जल्दी वो कह सकते हैं फास्ट कूलिंग होती है। अब इसमें ये रहता है कि जब वर्कपीस हमारा फास्ट कूलिंग होगी, उसका कारण ये रहता है कि जो डाइज़ हैं वो ज़्यादा टाइम तक हमारे कांटेक्ट में रहती हैं वर्कपीस के, क्योंकि धीरे धीरे ऑपरेशन को इसको परफॉर्म किया जाता है स्लोली। अब इसमें क्या होगा कि जब डाइज़ कांटेक्ट में रहती हैं, अगर हम बात करें ड्रॉप फोर्जिंग के केस में और प्रेस फोर्जिंग में जो डाइज़ हैं कुछ सेकंड्स तक कांटेक्ट में रहती हैं, लेकिन ड्रॉप फोर्जिंग में बहुत कम होता है, मिली सेकेंड तक होता है। तो जब डाइज़ हमारी कांटेक्ट में होंगी, उससे क्या होगा कि हमारा डाइज़ के कांटेक्ट में होने के कारण ड्रास्टिकली हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में डाइज़ का कांटेक्ट होने से हमारा हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, और जिससे वर्कपीस हमारा काफ़ी जल्दी वो कूल हो जाएगा, और वो स्ट्रॉन्गर होगा लेकिन कम डक्टाइल होगा, और जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो वर्कपीस है उसमें क्रैकिंग आ सकती है अगर डिफॉर्मेशन को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो ये एक कारण है अगर हम देखें। उसके बाद अगर हम बात करें, जो प्रोसेस इकोनॉमिकली सूटेबल है, अगर हम इक्विपमेंट को एफिशिएंटली उसका यूटिलाइजेशन करें तभी इकोनॉमिकली सूटेबल है, अदरवाइज़ हमारे लिए थोड़ा कॉस्ट जो बढ़ सकती है। और ये जो प्रोसेस है हम किस किस मटेरियल के लिए कर सकते हैं, आयरन के लिए, स्टील के लिए, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रोंज, एल्यूमिनियम अलॉय, मैग्नीशियम अलॉय इत्यादि के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, डिफेंस इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बोल्ट, नट, रिविट्स बनाए जा सकते हैं, गियर बना सकते हैं, स्पैनर बना सकते हैं, पैडल क्रैंक, गियर ब्लैंक, कनेक्टिंग रोड्स, लीवर, क्रैंक साफ्ट, क्रेन हुक, एक्सल, जेट इंजन, टरबाइन, डिस्क और ब्लेड। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हम प्रेस फोर्जिंग की मदद से इन प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि प्रेस फोर्जिंग होती क्या है, कैसे इसको किया जाता है, इसकी एडवांटेज क्या हैं, इसकी डिसएडवांटेज क्या है और एप्लीकेशन क्या है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।